नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी सेट 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। इसमें हम दो तीन चीज़ें करेंगे। पहला तो आपको सही उत्तर जो व्यापम ने फाइनली लिया वो पता लगेगा। दूसरा हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि तुक्का कैसे मारा जाए। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति आपको ये बोलता है ना कि अच्छे से पढ़ लो, तुक्का तो फालतू चीज़ है, सेट और नेट उसी का होता है अच्छे से जिससे तुक्का लगाते आता है। ये आप मेरी बात लिख के ले लीजिएगा। तुक्का सेट नेट वाले खुद बोलते हैं आप मारिए, क्योंकि निगेटिव नहीं है, आपको एक ऑप्शन तो चुनना ही है। तो हम इंटेलिजेंट रूप से कैसे तुक्का लगा सकते हैं ऐसे सवालों को जिनको हम नहीं जानते, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम हम ये करेंगे कि देखिए, मैथ्स रीजनिंग वाले सवाल अगर अभी बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सॉल्व उनको अगले वीडियो में कर लेंगे। मतलब सॉल्व कैसे करना है रीजनिंग के सवाल वो अगले वीडियो में कर दूंगा। यहाँ मैं आपको सही सही आंसर बस बताऊंगा जिससे वीडियो छोटा रहे। मेरा नाम राजन तिवारी है, मैं नेट JRF हूँ, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये व्यापम की साइट से मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है। इसमें बस हम ये समझेंगे कि रीजनिंग के सवाल आ कहाँ से रहे। देखिए, पहला सवाल स्टेशन A और B के बीच की दूरी, स्पीड, मतलब ये जो सवाल है वो गति वाले से, समय और गति का, मतलब इसमें आपको वही नियम लगाना है कि गति बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर ये नियम आपसे पता है तो आप बना सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से अलग से एनालाइज करूँगा और आपको ये सिखाऊंगा कि आपसे बनाते भी नहीं आता ना तो आप ऑप्शन से कैसे पकड़ सकते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। अगला जो है, श्रेणी पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान भरो। 28, 84, 112, 196, 308, 504। अगला आएगा 812। तीसरा सवाल अगर हम देखें, 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलते हैं, 212 मराठी हैं, 127 अंग्रेजी बोलने वाले हैं, 20 हिंदी, मतलब ये वो वाला है। वेन डायग्राम बनाते हैं इस टाइप का कि मान लो हिंदी है, ये मराठी है, ये दोनों बोलते हैं, ये दोनों नहीं बोलते। और आप आखिरी में जब सॉल्व करेंगे तो कितने लोग इन तीन भाषाओं में केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसका उत्तर आएगा 321। ये हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। अब अगला सवाल है रूटर्स के बारे में, जो इंग्लिश में देखना चाहता है। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी नहीं समझ में आता तो इंग्लिश पढ़ लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रूटर्स, रूटर्स के बारे में कौन सा सही। देखिए, आप CID देखे होंगे ना, उसमें ACP प्रद्युम्न है। उसमें क्या होता है कि कोई घटना होती है और इन लोग के सामने 4-5 सस्पेक्ट होते हैं जिनके ऊपर इनको शक होता है कि वो ये हत्या किया है या चोरी किया है। ये सभी का अध्ययन करते हैं और फिर एक व्यक्ति को पकड़ते हैं कि हाँ, ये चोरी किया है, ये हत्यारा है। हमको भी ना क्वेश्चन पेपर में वही करना है। ये चारों हमारे सामने वो हैं, समझ लीजिए सस्पेक्ट है, मतलब ये चारों में से एक जो है ऑप्शन वो सबसे सही है। अब जैसे कई लोग क्या करेंगे, रूटर्स देख के बोलेंगे ये तो हमसे नहीं बनता, वो छोड़ देंगे सवाल। हमको कैसे अप्रोच करना है, रूटर्स के बारे में आपको मान लो कुछ नहीं पता। अब आप ये देखिए, एक मैं आपको और कॉमन रूल बताता हूँ कि अगर कहीं पे ओनली लिखा है ना, केवल, तो वो जनरली सेंटेंस गलत होता है। मतलब वो एक्सट्रीम की बात किया, ये बोला कि कौवे केवल काले होते हैं, तो वो जनरली गलत होता है, क्योंकि एक कौवा भी सफ़ेद मिल गया ना कहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो सेंटेंस गलत। लेकिन अगर आपको बोला कि सामान्यतः कौवे काले होते हैं, मतलब सामान्य कथन दिया, तो आप उसको सही मान लोगे। आप ग्लोबल वार्मिंग केवल CO2 से होता है तो वो कथन गलत होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है तो वो कथन सही होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इसको। रूटर्स बहु नेटवर्कों को जोड़ता है, इसके बारे में मान लो अपने को नहीं पता, छोड़ देंगे। रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है। आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि केवल वायर्ड क्यों करेगा यार। वायर्ड मतलब जिसमें वायर लगा रहता है, अनवायर्ड में भी तो करेगा, तो इसको आप बोल सकते हो ये गलत हो सकता है। रूटर्स कंप्यूटर को IP एड्रेस देता है और रूटर में IP एड्रेसों का निकाय होता है। अब देखो, इसमें समझो, अगर सेंटेंस C सही होगा तो D भी सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर को ये IP एड्रेस देता है, रूटर में IP एड्रेसों का निकाय होता है। अगर देगा तभी निकाय होगा, मतलब C और D या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। ये भी पकड़ सकते हो कि नहीं आप, मतलब दोनों या तो सही होंगे या दोनों गलत होंगे। अब आप देख लो, CD किस में है, ABC में CD नहीं है, मतलब ये अपन हटा देंगे।
अब ये सी डी इसमें भी है, सी डी इसमें भी है। अब हम क्या बोले, बी वाला गलत है। अब अगर बी गलत है तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, सी, ए सी डी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है, इतना प्रतिशत लाभ होता है। ये मैं आपको सिखा दूंगा ट्रिक। ये सवाल आया लाभ हानि से, आप बस ये समझते जाइए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो उसके लाभ का प्रतिशत होगा 49.6%, ये जो उत्तर आएगा। अगला सवाल सुमेलित। अब ये सवाल हम कैसे बना सकते हैं, ये देखिए अब पूरा 5 रहता है ना तो आपको डर लगता होगा, ऐसे 4-5 वाले सवाल आए ना तो आप खुश हो जाया करो, क्योंकि एक भी आपको क्लू मिला तो पूरा सवाल बन गया। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये भौतिक अवरोध है। भौतिक अवरोध किसका हो सकता है, मतलब ये अलग अलग प्रकार के अवरोध हैं। भौतिक मतलब जो हमको दिख सकता है, तो भौतिक ये नहीं होगा, भौगोलिक दूरी ये आप पकड़ सकते हो। या जैसे ये क्रोध है, क्रोध कौन सा अवरोध है बताओ, आप बताओ। क्रोध आपके मनोविज्ञान में नहीं होता, तो ये जो मनोवैज्ञानिक अवरोध है ये क्रोध हो जाएगा। इसके अलावा अब देखो 1-2 को मिला के देखो, जैसे ई में आपको लग रहा है 1, तो ऑप्शन बी हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता। बी का आपको लग रहा है 5, तो बी का 5 तो केवल एक में है, ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अब बाकी को मिला के देखो, जैसे शब्द जाल मतलब क्या होता है कि अपरिचित तकनीकी शब्द, शब्द से शब्द ये मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब आंसर अपना सही हो रहा है। अब देखो अभिवृत्ति अवरोध, अवरोध मतलब किसी को भी रोकना, परिवर्तन के प्रति विरोध। सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाना। तो ऐसे आपको ना पकड़ना है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। ये भी आपको ध्यान से देखना है, नहीं पूछता है कभी कभी। तो ये आप हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार की रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ रिसर्च करना है तो आप पहले से ना कोई चीज़ मान लेते हो कि ऐसा होता है। जैसे आपको रिसर्च करना है तो आप ये मान लिए कि सभी कौवे काले होते हैं, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। अब आप रिसर्च करोगे, पूरे दुनिया में जाओगे और देखोगे अच्छा अमेरिका में भी काला है, ब्रिटेन में भी काला है, यहाँ भी काला है, वहाँ भी काला है। तो अगर हर जगह काले मिले तो आप बोलोगे मेरी हाइपोथेसिस सही हो गई। अगर एक आध भी गोरा कौवा मिल गया, फेयर एंड लवली लगा लिया, तो आप बोलोगे हाइपोथेसिस गलत हो गई। तो तुलनात्मक परिकल्पना होती है। तुलनात्मक परिकल्पना मतलब आप एक तुलना करते हो हाइपोथेसिस में। शून्य परिकल्पना मतलब आप नहीं मानते कि ये होगा। नल ना नील से आया है, नील मतलब जीरो। ये देखो शून्य परिकल्पना, हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी जीरो है। एक डिफरेंशियल हाइपोथेसिस भी होती है जिसमें हम अंतर देखते हैं, विभेद देखते हैं। ये हाइपोथेसिस नहीं होती, अंतर कार्यात्मक परिकल्पना, इंटरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सी, मतलब उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम देखेंगे तो एनारोबिक डाइजेशन जो है बायोमास को परिवर्तित करता है। तो ये देखिए सीधा सीधा सवाल है, इसमें आंसर होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर आप पढ़ें तो आपसे बन जाएगा। और आप जैसे बायोमास आप देखे होंगे ना, गोबर गैस और ये वो जानते होंगे अगर, तो आपको पता होगा उससे मीथेन गैस भी निकलती है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं मीथेन। अगला सवाल है कि साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक ना ही आपराधिक अपराध है, मतलब कि प्लेगरिज्म बोलते हैं उसको। प्लेगरिज्म मतलब होता है कि किसी का कॉपी कर लिए अपन, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा लेख लिखा है, हम जाके उसको कॉपी पेस्ट कर लिए। व्हाट्सअप जो करते हो ना आप फॉरवर्डेड, वो प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म ना तो सिविल ना ही क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये कथन सही है कि जो प्लेगरिज्म है ना तो सिविल ना ही क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सही बात है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जेल डाल दोगे। दूसरा है कि साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। साहित्यिक चोरी गैर कानूनी नहीं है। मतलब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी के बारे में लिखा हूँ, अब कोई दूसरा लेखक है वो उसी चीज़ को लिखना चाहता है, तो जब लिखेगा ना तो नीचे मेरा नाम दे दे कि भाई ये इतनी लाइन में इनकी बुक से लिखा हूँ, तो इलीगल नहीं है। मतलब आप ऐसा वो नहीं कर सकते कि तुम इलीगल काम किए, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और साहित्यिक चोरी अनैतिक है, साहित्यिक चोरी अनैतिक है, ये सही बात है। मतलब देखिए
इसको इलीगल हम नहीं बोल सकते। साहित्यिक चोरी तब कहलाएगी जब आप मेरा साहित्य लिख रहे हैं और मेरे को कोट भी नहीं किए, तो वो इलीगल नहीं है, मतलब गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अनैतिक है। अनैतिक मतलब क्या होता है कि नीति के हिसाब से गलत है ना। कैसे गलत है कि भाई मतलब तुम मेरा साहित्य ले रहे, तो गलत है ना वो। तो मैं इतनी मेहनत से, कोई आदमी एक रिसर्च किया 10 साल से, कोई दूसरा आदमी गया उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छपवा दिया, तो अनैतिक नहीं है वो। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो कथन 3 और कथन 1 सही है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अप्रायोगिक मतलब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सा नहीं है, तो फील्ड स्टडी भी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्षेत्र प्रयोग भी है, सर्वेक्षण अनुसंधान भी है, तो घटना अध्ययन नहीं है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब देखो कुछ चीज़ तो पकड़ लिया करो, जैसे ये क्षेत्र क्षेत्र दोनों में है ना, तो या तो ये दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे, तो ये दोनों होंगे क्योंकि एक ही खोजना है अपने को। ये दोनों में आपको डाउट होता, एक को मार देते अगर नहीं पता था तो। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ये नहीं आपको पकड़ना है, समझ रहे। कई बार नहीं देख के आपको घुमा देता है। अब देखो टीचिंग में क्या क्या देखोगे आप, किसी की इंग्लिश देखा करो तो ज़्यादा मज़ा आता है, मेमोरी तो देखोगे ही, अंडरस्टैंडिंग भी देखोगे, ठीक। रिफ्लेक्टिव मतलब होता है विचारात्मक, मतलब मैं टीचिंग किया तो उसके रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो विचार कर रहा है कि नहीं, वो भी होगा। तुलनात्मक स्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई टीचिंग में वो थोड़ी है कि एक को समझ में आए, हम 2 बच्चों की तुलना करते हैं जैसे टीचर, वो गलत बात है। तो शिक्षण का स्तर तुलनात्मक नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है, तो अब देखिए ये वाला क्रम सबसे सही क्रम है। सबसे पहले आपका ज्ञान होगा, फिर उसको आप कंप्रहेंड करोगे, बोध करोगे ज्ञान का, फिर ज्ञान का क्या आप करोगे, उपयोग, फिर आप उसका विश्लेषण करोगे, फिर संश्लेषण करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे। तो ये सीधा सीधा क्रम है, ये पढ़ते हैं हम लोग रिसर्च में। ये वाला आपका जो सवाल है वो ग्राफ वाला है, इसको हम लोग अच्छे से करा देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उत्तर मैं बता देता हूँ। 13वें का उत्तर बी हो जाएगा, 14वें का उत्तर सी हो जाएगा, 15वें का सी हो जाएगा, 16वें का बी हो जाएगा और 17वां विलोपित हो गया था। ये वाला जो सवाल है वो दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। अगला है कि सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार क्या है। आधार मतलब आधार समझते हो ना, नीचे जो है। तो सबसे पहले आप वैज्ञानिक अनुसंधान करोगे तो क्या करोगे, मैं एक रिसर्च वाला वीडियो भी डाला हूँ चैनल में, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करोगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही दोगे ना, बचपन में भी आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, सबसे पहले परिभाषा रहती है कि नहीं, वही आधार है। उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च डिजाइन करोगे, फिर राइटिंग करोगे। तो ये एक प्रोसेस है। ये सवाल देखिए, ये भी आप नहीं पढ़ें तो भी आपसे बन जाएगा। देखिए एक है शिक्षण और एक है अधिगम। अधिगम नहीं समझ में आता होगा तो लर्निंग, सीखना। अब शिक्षण क्या है, सामाजिक क्रिया है कि व्यक्तिगत है। आप शिक्षा को तो आप सबको पढ़ाओगे ना, खुद थोड़ी समझोगे। तो शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। लर्निंग सामाजिक है कि व्यक्तिगत है। अब आप सीख रहे हैं, मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पर्सनल एक्ट है ना आपका, व्यक्तिगत क्रिया है। तो अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एवं डी। उसके बाद है अभिकथन ए एवं आर पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको 2-3 चीज़ करना है ए आर वाले में। पहला तो दोनों कथन को पढ़िए और देखिए कि दोनों सही है कि नहीं। दूसरा ना, ये दोनों के बीच में क्योंकि लगा दो। इंग्लिश वाले हो तो बिकॉज लगा दो। और अगर सेंटेंस पढ़ के मज़ा आ रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। जैसे एक कौवा गोरा है क्योंकि वो फेयर एंड लवली लगाता है, तो क्योंकि जम रहा है ना, तो आप ठीक है बोलोगे। या कुछ भी, भारत एक विकासशील देश है क्योंकि भारत में उदारीकरण देर से हुआ। ठीक लगा आपको सेंटेंस, आप बोलोगे ठीक है। क्योंकि अगर गलत लगा तो आप बोलोगे कि कारण सही नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं। शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक लग रहा है यार, कोई ऐसा गलत तो लग नहीं रहा है इस वाक्य में।
प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये भी ठीक लग रहा है कि आप शिक्षक हो तो अपने विषय पे अधिकार होना चाहिए ना। अब दोनों को एक साथ पढ़ो। शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रभावशाली शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्या बात लिख दिया, इसका और इसका कोई रिलेशन है? तो क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। ऐसे बनाना है इसको। अगला सवाल है कि लर्निंग में क्या होता है? आईक्यू में वृद्धि होती है, व्यवहार में चेंज आता है, रुचि बढ़ती है, या ए और बी दोनों? जनरली जब आप सीखोगे ना तो आईक्यू बढ़े ना बढ़े लेकिन आपका व्यवहार बदलता है। तो इसका उत्तर व्यवहार में परिमार्जन लिया है। निम्न में से कौन से एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? इसमें आपको क्या करना है ना, अपने शिक्षक को याद नहीं करना है, आपको खुद को आदर्श मानना है कि मैं अगर शिक्षक बनूंगा तो कैसा रहूँगा, या सरकार मेरे से कैसा एक्सपेक्ट करती है। अब आखिरी ही पढ़ लो यार, विद्यार्थी को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना। कोई शिक्षक की विशेषता है ये कि तुम नोट्स बनवाओ खड़े होके? तो यही हो जाएगा, ये नहीं है। ये सब तो है, विषय वस्तु की ठोस जानकारी होगा, संप्रेषण कौशल होगा, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, ये भी होगा। नोट्स नहीं होगा, मतलब ये शिक्षण का गुण थोड़ी है। आपके शिक्षक कराते होंगे लेकिन आपको आदर्श सोचना है, ये मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद ये कंप्रहेंशन का सवाल है, अच्छे से इसको पढ़ना है और इसी के आधार पे उत्तर देना है। इसके लिए मैं एक सलाह ये दूंगा कि पहले ना ये सवाल देख लेना, 1 मिनट लगता है कि सवाल क्या क्या है, फिर जब उधर कंप्रहेंशन अपन पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है वो। उत्तर बता देता हूँ, 23 का डी होगा, ये मैं PDF डाल दूंगा, उससे आप एक बार बना के देखना खुद। 24 का सी होगा, 25 का बी होगा, 26 का बी होगा, 27 का ए होगा। अगला सवाल है कि योजना और उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्न को सुमेलित किया। जनरली आप पढ़े होंगे तो ये जनरली बनता है, जैसे आस्कर जो है आपका एनिमेशन वाला है, ए का 4 है। NPTEL आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग के बारे में है। एरिया जो है वो आपके संस्थाओं के नवीनीकरण आधारित रैंकिंग है। अब NIRF पूछ सकता है, या आपका वो पूछ सकता है, क्या बोलते हैं अभी एक स्वयं आया है, वो पूछ सकता है। और ये जो सक्षत है ये वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है, एजुकेशन के लिए पोर्टल बना है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब अगली चीज़ है, फिर हमको सुमेलित करना है। देखिए एक चीज़ पकड़ना है, इस कुछ एक चीज़ पकड़ो, जैसे ये स्काइप कॉल से आपको समझ में आ रहा है ना कि फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो कॉल क्या होगा, मौखिक संचार होगा कि नहीं होगा? तो एक आप जमा दिए। एक और देख ले सकते हैं, संकेत किससे आप भेजोगे? संदेशों का मतलब एनकोडिंग अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि संकेतीकरण मतलब संदेशों का निर्माण करना। अब आप तुरंत यहाँ आओ कि सी का मैं 3 कर लिया। अब आप देखो सी में 3 किसका किसका है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आप देखो बी में मैं 2 कर लिया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। बाकी का क्या होगा? काइनेसिक्स मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, प्रोसेमिक्स मतलब होता है वक्ता के आसपास का स्थान, कम्युनिको मतलब होता है सहभागिता करना। फिर है सूची 1 में संचार के व्यवरोध के प्रकार और सूची 2 में कारक लिखे, हमको वो देख। ये भी सीधी सीधी बात है ना, जैसे भौतिक और यांत्रिक व्यवरोध क्या होगा, इससे पहले भी हम देखें ना। भौतिक मतलब क्या है, आपका समय होगा या दूरी होगा, यही व्यवरोध है। मतलब बहुत दूर है, मान लीजिए मेरे से कोई बहुत दूर है, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ अरे भैया भैया, वो सुन नहीं रहा है, दूरी दूर है। या समय का हो सकता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवरोध क्या होगा, मेरे को आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा, समझ रहे। शब्दार्थ विज्ञान मतलब इसी को जार्गन्स बोलते हैं। अभी पीछे आप इसीलिए क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ोगे ना तो फिर कई सवाल तो वहीं से मिल जाते हैं। और वैयक्तिक व्यवरोध मतलब मेरे को आपके ऊपर विश्वास की कमी है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन आप इसको बनाओगे ना जब भौतिक और यांत्रिक, ए का जब 3 होगा तो उसके आधार पे अपन बनाएंगे तो सबसे सही ऑप्शन मिलेगा ए। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और सी का 1 क्योंकि हो गया तो फिर ये 4 और 2 यही होगा। मतलब अपने को मेन ए का 3 देखना और सी का 1 देखना है। अगला है कि कौन सा सही, ये सवाल आपका विलोपित हो गया था।
निम्न में से कौन सी संचार की एक विशेषता नहीं है? संचार मतलब क्या होता है? सीधा सीधा समझिए कि एक इनकोडर होता है, इसको बोलते हैं इनकोडर। ये अपनी बात बोला, जैसे आप अपनी बात बोले, ये होता है माध्यम जो बीच में है और यहाँ होता है डिकोडर जो उसको सुनता है। संचार यही है ना। अब मैं अपने मन में बोले पड़ा हूँ, बुड़बुड़ाए पड़ा हूँ, वो संचार होगा क्या? मैं जो बोला सामने वाला वो वही चीज़ समझा तो वो संचार कहलाएगा। तो ये दो मार्गी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ये सीधी रेखा में गमन करता है, गलत बात है। मतलब मैं इसको ऐसे बोला, अब ये दूसरे को बोला, फिर ये ऐसे गोल गोल घूम के फिर मेरे को बोला। सीधी रेखा नहीं रहती, जरूरी नहीं है। इसमें सूचना साझा करना और समझ शामिल रहता है, सही बात है। मैं अपनी सूचना दिया। व्यवसाय और गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया, संचार तो होते रहता है। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, क्या नहीं है पूछा है। अगला सवाल है कि वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? बुद्धि कैसे लगाना है आपको? अप्रैल 20 से BS6 मानकों का और अप्रैल 20 से BS5, ठीक। BS6 मानक इंजनों संबंधित है, BS5 मानक इंजनों संबंधित है। BS6 मानक ईंधनों संबंधित है, BS5 मानक ईंधनों संबंधित है। तो 1, 3 और 5 इसका सही उत्तर होगा। इसको मैं समझा दूंगा आपको। BS क्या है? भारत स्टेज होता है, जो यूरोप के स्टेज से हम लोग उसको कॉपी किए। अगले बार पूछ सकता है कहाँ से कॉपी किए हैं, और उसमें मेन इंजन और ईंधन के बारे में किया जाता है कि कम से कम प्रदूषण हो। अभी हम BS6 में हैं। अगला कथन है, क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए? ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अभी 18-21 है, तो लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए। अब तर्क देखिए। हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर हैं, ठीक लग रहा है ना तर्क की, बराबर हैं तो समान होना चाहिए एज। दूसरा तर्क देखिए, नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। ये क्या बात हुई भाई? फालतू तर्क है ना ये। मतलब आप किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप बोले कि ये परिपक्व हो जाती हैं, इनकी जल्दी शादी कर दो। ये क्या बात हुई? लड़के फिर क्यों नहीं होते? तो ये तर्क मजबूत नहीं है, हमको आदर्श रूप में देखना है। तो उत्तर क्या होगा? केवल तर्क एक मजबूत है। फिर है सही अभिकथन कौन सा है? पहला अभिकथन है, दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक और कभी कभी औपचारिक होता है। टीम कम्युनिकेशन जो है ना, एक होता है औपचारिक। औपचारिक मतलब होता है कि आप, जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल लेटर निकाले, बाकी लोग माने, लेटर निकाले, बच्चे माने। और एक होता है अनौपचारिक, जैसे आप किसी की बुराई कर रहे, किसी का कुछ कर रहे, पीठ पीछे बुराई कर रहे, चुगली कर रहे, ये सब अनौपचारिक है। तो टीम कम्युनिकेशन जनरली औपचारिक होता है अधिकतर, और कभी कभी अनौपचारिक होगा। ये उल्टा दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। पर्सनल व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक और कभी कभी अनौपचारिक होता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो जनरली अनौपचारिक करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अनौपचारिक है। औपचारिक मतलब लेटर में आप कर रहे हैं, तो टीम में होता है, कॉलेज में होता है, इंस्टीट्यूशन में होता है औपचारिक। और जब व्यक्तिगत करते हैं तो किसी की टांग खींचेंगे, कुछ करेंगे, तो वो जनरली अनौपचारिक होगा, और कभी कभी औपचारिक हो सकता है। तो ये बदल दिया है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। सही अभिकथन हमको पहचानना है। पहला, स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 4849 में राधाकृष्णन। संपूर्ण में नहीं था, राधाकृष्णन जी के लिए था कि उच्च शिक्षा के लिए आप लेके आइए, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया और दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति 89 तैयार हुई। पहली बात तो शिक्षा नीति 86 में आई है, यही गलत हो जाएगा। तो आपको ना ऐसे पकड़ना है, पहली 68 में आई, फिर 86 में आई, तो ऐसे आपको समझना है। और कोठारी आयोग 60s में आया। एक वीडियो हम लोग और बना देंगे इसके बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, एक तो मैं डाल चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से ये सवाल तो आराम से बनेगा। तो ए और बी दोनों गलत है। किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए, निम्न में से कौन एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये ना उसका है, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 3 पद होने चाहिए। एक को लिंगा बोलते हैं, एक को व्याप्ति बोलते हैं, एक को अनुमान बोलते हैं। ये नहीं होगा। आपको तुक्का ही मारना है, कैसे मार सकते हो? देखो, अनुमति और अनुमाना, ये दोनों में से एक होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो बनाने वाला है उसको लगेगा कि यार अनु तो याद किया होगा, मितीय मान में कंफ्यूज होगा, तो 2 में 1 मार सकते थे आप। उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में सम्मिलित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के लिए जो डिजिटल
हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित हम कर सकते हैं। डिजिटल में एक तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन कोर्स कर ही सकते हैं। डीटीएच चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा भी कर सकते हैं, आती ही आपको पता होगा डीटीएच में। उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना। अब देखो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो उसमें रहेगा। अभी एबीसी भी आ सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब आपके सर्टिफिकेट वहाँ ऑनलाइन रूप से जमा रहेंगे। ये डिजिटल पहल सीधा सीधा नहीं है ना। और चौथा क्या है आपका सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर, जिसे बादल कहा जाता है, की स्थापना ये है। ये वाला भी अब धीरे से जुड़ने वाला है, तो उस समय नहीं था, इसलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, ए और बी। ठीक। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। पर्यावरण नेचर में क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इन्वेंटिंग। ऑडिट तो बोलेंगे नहीं, मैनेजमेंट प्लान भी नहीं बोलेंगे, सेटिंग भी क्यों बोलेंगे यार, तो यही बचा है अगर आपको नहीं भी बनता तो भी। जैव विविधता संरक्षण में नहीं है। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। जेनेटिक मतलब ऐसे समझिए आम है, एक दशहरी आम है, एक चौसा आम है, एक और कौन सा आम है यार सिंदूरी आम है। तो जीन अलग अलग है, आम है तीनों, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज मतलब प्रजाति अलग अलग है, आम, अंगूर, संतरा, ये जेनेटिक। इकोसिस्टम मतलब रेगिस्तान और जंगल, समुद्र, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। किसी भाषा में नॉलेज का कोट ये है तो उस भाषा में इसको किस में लिखा जाएगा। सबसे अच्छा तो ABCD लिख लिया करो और उससे आप देख लोगे K का 2 है, N का 5 है, तो ये कूट आपका आएगा ये वाला, आंसर ए। प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती, सही बात है। वेद तत्व एवं धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वो क्या थे, तो व्याकरण, संस्कृत और ज्योतिष। देखो ज्योतिष आपको पता है प्राचीन काल में पढ़ाया जाता था, तो जिसमें जिसमें ज्योतिष है वो पकड़ लो, मतलब ये 2 कट जाएंगे। संस्कृत भी पढ़ाया जाता रहा होगा, तो संस्कृत भी है, और संस्कृत है तो व्याकरण भी पढ़ाया जाता था। तत्व मीमांसा तो बड़ी चीज़ है, भाषा भी बाद में हुई, तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ई प्रगति के विषय में क्या सत्य है। ये ई गवर्नेंस की एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है, ये बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण राज्य में इंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाना और कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये भी सही बात है। ये लगभग 745 सेवाएं सरकार से कस्टमर, सरकार से एजेंसी तथा सरकार से सरकार की सेवाएं देता है। मतलब इसको बोलते हैं G2C, G2A और G2G, ये अलग अलग प्रकार हैं ई गवर्नेंस का। इसे टेक्नोलॉजी जॉइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित किया गया है, ये गलत बात है, इसका उत्तर हो जाएगा ABC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पे किया गया था। अभी आप देखिए ना, राधा कृष्णन आयोग बना था 47-48 में, तो उसी के बाद तो UGC बनेगा ना 53 में, तो आंसर ए हो जाएगा। एक समान गति से एक कार 8 घंटे में दूरी तय करती, 4 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो इतने में तय करती, ये भी गति और समय का सवाल है, इसका उत्तर आ जाएगा 480। डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। डेल्टन प्लान क्या होता है, एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। मतलब एक ओपन स्कूल सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट जो है खुद के लिए अपने सराउंडिंग से सीखता है। मतलब समझ रहे हैं, आसपास में जो भी हो रहा है उसके आधार पे सीखता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में ही आओ, कक्षा में ही आओ, अपने वातावरण से सीखो, खुद सीखने का प्रयास करो, इसी को बोलते हैं डेल्टन प्लान। अगला है आपका, इनको आपको मिलाना है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आपको पता होगा तो कब आया बताओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है और ये 87 में आया। ठीक, तो ऐसे जो मेन चीज़ें हैं ना, जैसे जैव विविधता का कन्वेंशन, ये 93 में हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में आया। तो ये 2-3 आप मिला लोगे, जैसे एक भी आपको पता है, A का 4 अगर आपको पता है तो ये आंसर सीधा आ गया। B का 5 हो जाएगा। सेफ ड्रिंकिंग क्या है, 74 में आया, अमेरिका में जो हुआ था। उसके बाद फिर C का 1 हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72 में आया। D का 3 आ जाएगा, मतलब
एयर पॉल्यूशन 81 में आया। इसमें हमको सीखना क्या, एयर पॉल्यूशन आ गया ना तो वाटर याद कर लो, वाटर 74 में आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 86 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 97 में। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे। नीचे एक कथन और उसके बाद 3 तर्क दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए और ये बताइए कि मजबूत तर्क कौन सा है। ठीक, मजा आएगा इसको। क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी खत्म कर देना चाहिए। बताओ, इच्छा मृत्यु मतलब क्या है कि मेरे को क्या करना है कि मैं किसी बहुत खतरनाक रोग से पीड़ित हूँ तो मैं अपनी जीवन खत्म कर सकता हूँ। अब इसका हम उत्तर देखते हैं कि इच्छा मृत्यु का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हूँ ना और कोई संभावना नहीं कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो फिर मैं अपने मतलब जो मेरे परिवार वाले हैं वो अगर लिख के दें कि ठीक है इनको कर दो, मतलब वो कोमा से बाहर ही नहीं आ सकते, तो उनको फिर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हैं और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है, उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। एक तर्क बस ठीक लग रहा है। अब ये है कि एक प्रकार की हत्या है, हत्या को वैध नहीं ठहराने की, गलत बात है ना यार। मतलब कोई बिल्कुल उसके कोई संभावना नहीं है वापस आने की, तो आप कैसे बोल सकते हो, ये भी नहीं वाली बात कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल तर्क 2 जो है वो मजबूत है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में स्वतंत्रता होती है। देखो स्वायत्तता, देखो बहुत सारे कॉलेज भी आप अपने आसपास देखे होंगे, बिलासपुर में होगे तो गर्ल्स डिग्री कॉलेज देखे होंगे, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में, ये स्वायत्त हैं। स्वायत्त मतलब ये अपना जो सिलेबस है ना, देखो यही बुद्धि आपको लगाना है। आपको अगर पता है ना कि इन स्वायत्त कॉलेजों का सिलेबस अलग होता है, तो ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन क्या है, पाठ्यक्रम वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। भाई नीति खुद से थोड़ी बना लेंगे, नीति तो सरकार ही बनाएगी। पैसा कहाँ से खुद से ले आएंगे, प्रशासन खुद से कहाँ चला लेंगे, सरकार के ही रहेंगे ना सब। पाठ्यक्रम बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्वायत्तता। नीचे एक कथन और उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं दिए हैं, ऐसी योजनाएं छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप। कथन क्या है कि परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, मतलब न्यूक्लियर पावर कैन नॉट मेक अ कंट्री सिक्योर। ठीक है, तो अब कार्य योजना क्या है, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। ये तो फालतू बात हो गई ना कि भाई खर्च ही बंद कर दिए, सबके पास परमाणु है, तुम खर्च बंद कर दोगे तो फिर दिक्कत है। दूसरा है कि सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। ये सही बात है कि सुरक्षित नहीं रख सकती तो आप एक अल्टरनेट लेके आइए। और तीसरा, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। ये भी सही। निवारक मतलब होता है जब पाकिस्तान के पास परमाणु है, वो कल के डेट में बोलेगा हम छोड़ेंगे, तो हमारे पास रहे ना कि तुम छोड़े तो हमारे पास भी है, उसी को बोलते हैं डिटरेंट। तो केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, तो 50 का उत्तर आपका बी हो जाएगा।